नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैं पिछले 7, 8 या 10 दिन लगभग हो गए वहां कहाँ गायब था, और इस बीच मैंने केवल एक वीडियो डाला है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं केवल खाना पूरी करने नहीं आऊंगा, और मैं तभी बात करता हूं जब मेरे पास बात करने को कुछ हो, या मेरे जो साथी हैं, मेरे जो सम्मानित अतिथि हैं, वो उपलब्ध हों। कुछ कारण थे, कुछ व्यक्तिगत थे। फिर मैं महाकुंभ में गया था। तो महाकुंभ में अकेला आदमी जब जाएगा तो वो एक साथ कई सारे काम नहीं कर सकता है, और मैं करीबन 5 दिन कुंभ में रहा। वहां तक की तो खबरें आपको मैंने दी थी। उसके बाद कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों की वजह से मुझे ग्राउंडेड होना पड़ा। लेकिन फिलहाल उन सबको बीती ताई बिसारदे में डालते हैं, और आज से फिर से मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। हमारे साथ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सॉरी, आनंद कुमार जी हैं, लेकिन ये मल्लिकार्जुन खड़गे के ड्रेसिंग सेंस से इतने प्रभावित हो गए हैं। भाई साहब, ये मफलर कहाँ से लिए हैं आप? खड़गे जी वाला। भाई, पटना में एक लहासा मार्केट लगता है, वहाँ सस्ते में उपलब्ध हो जाता है। हर बार हम जाते हैं, एक आध दो खरीद लाते हैं, बस हो गया काम। तो आप ये ना कहिएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी जो राहुल विंची पटना आया था तो वहां से खरीद के उसने लहासा मार्केट से मल्लिकार्जुन जी को दे उससे दिया था। उससे महंगा जो है वो क्यों देगा? खड़गे जी को देना है। खड़गे जी नौकर को टाइप आदमी है। उससे सही महंगा बात क्यों है। देगा? सही बात है। लेकिन एक, आनंद जी, मुझे इस देश पर बड़ा मतलब कई बार मैं अपना आश्चर्य, अचरज सब कुछ व्यक्त कर चुका हूं, और मैं, जाहिर बात है कि मैं राष्ट्रवादी हूं, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। लेकिन मैं जो यहाँ के लोगों की बकलोलियां देखता हूं, बकवाद सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि या खुदा कहाँ ले मारे हो, कैसा कर दिया है। 114 अवैध घुसपैठियों को अमेरिका ने भारत भेजा। इनमें से सबसे ज्यादा पंजाब से थे, उसके बाद हरियाणा, फिर गुजरात, और उसके बाद एक आध छिटपुट जगहों से कोई मध्य प्रदेश से और कहीं कहीं से गया था। इन लोगों ने कुल मिलाकर 30 से 50 लाख के बीच की रकम खर्च की थी, और उसके बाद ये अमेरिका पहुंचे थे करीब कोई 1 महीने में, कोई 1.5 महीने में। और चूंकि ये अवैध तरीके से पहुंच रहे थे, तो नाव, कंटेनर, टेम्पो, जंगल, तमाम रास्तों से ये लोग गए। अमेरिकी सरकार, जब से ट्रंप आए हैं, उन्होंने कहा है कि वह अपने देश में अवैध नागरिकों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कहीं से भी आए हों। इसलिए उन्होंने डिपोर्टेशन शुरू किया है, यानी अवैध आप्रवासियों को वापस उनके मूल देश भेजना शुरू किया है। इस पर कोलंबिया में भेजा, अल सल्वाडोर में भेजा, और भारत में भी भेजा। और मजे की बात है कि भारत में पहली बार नहीं भेजा गया है, 2009 से भी भेजा गया, 2015 में भी भेजा गया, तमाम पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन हमारे यहाँ का सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड विपक्ष इस पर चूड़ियां तोड़ रहा है, और उसको आरआर को मैं खोल के नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वो राहुल कर रोना। रहा है। आर का मतलब राहुल हाँ। रोना होता हाँ, तो राहुल रोना कर रहा है, और बता रहा है कि उन लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगा दी गई, इससे भारत का अपमान हो गया। कहां फंस गए हैं जी हम लोग? कौन से देश में रह रहे हैं? है। मतलब मूलतः वो लोग चाहते हैं कि आप पहले चोरी करें, फिर सीना जोरी करें। ये जो चोरी सीना जोरी वाली आदत है ना, ये वामपंथियों की पुरानी आदत है। अगर ऐसे याद नहीं आता ना किसी को, तो हम उनको श्याम बेनेगल की याद दिला देते हैं। श्याम बेनेगल एक मशहूर फिल्म बनाने वाले थे वामपंथी विचारधारा के। तो ये जो विदेशी फेंकी हुई बोटियों पर पलने वाले टुकड़ाखोर किस्म के लोग होते हैं, ये लोग फिल्में कैसे बनाते हैं, तो वो आप एक बार गौर कीजिए। 1994 में एक फिल्म आई थी, नाम था मम्मो। इस फिल्म में होता क्या है, फरीदा जलाल उसमें फिल्म में हुआ करती थी, और वो पाकिस्तान से घुसपैठिए की तरह जो है वो भारत आ गई थी, और अवैध प्रवासी होने के कारण उनको
वापस डिपोर्ट कर दिया गया था और उसके बाद फिर वो दोबारा घुस आती हैं। इस विषय पर ये श्याम बेनेगल की फिल्म आई थी। तो श्याम बेनेगल ने एक ट्रायोलॉजी बनाई थी। तीनों फिल्में जो थी, उस तीनों फिल्मों में मुख्य किरदार जो था वो मुस्लिम होता था। एक तवायफ होती है कहानी में, उसकी फिर पता चलता है कि कैसे उसकी भतीजी, मतलब उसके भाई की बेटी जो है, उसको पता चलता है जबकि मेरी बुआ है ये, जो कि मारी गई है दंगों के दौरान और तवायफ का काम किया करती थी। तो फिर वो पता करती है कि इसकी कहानी क्या थी। तो वो फिल्म थी। एक तीसरी फिल्म थी जुबैदा नाम की फिल्म थी, जिसमें मेरा ख्याल है कि जो अंतिम दौर था करिश्मा कपूर के फिल्मों में आने का, उस समय में वो आई थी। 2001-2005 के बीच की फिल्म होगी। तो ये 3 फिल्मों की ट्रायोलॉजी जो बनाई थी, उसमें से सबसे पहली फिल्म थी मम्मो। इस मम्मो फिल्म में श्याम बेनेगल इसी को जस्टिफाई करते हुए आपको दिखेंगे। तो वामपंथियों ने लंबे समय से अवैध प्रवासियों को जस्टिफाई कर रखा है, अवैध घुसपैठ को जस्टिफाई कर रखा है। उनके हिसाब से कोई और किसी दूसरे देश में चला जाए और वहां रहने लगे, तो होता क्या है कि उनकी विचारधारा जो है वही कहती है कि सीमाएं नहीं होती, देश की सीमाओं को वो मानते नहीं। इसलिए देशभक्ति का भी कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसीलिए पेट्रियोटिज्म को वो लोग जो है लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल भी कहते रहते हैं। तो इस वजह से इस चीज को वो लंबे समय से जस्टिफाई करते रहे हैं। तो इलीगल एलियंस जब ट्रंप कहता है तो कोई गलत नहीं कहता। इलीगल एलियंस की तरह, आप अवैध घुसपैठिए की तरह, मैं अपने घर में किसी को बुलाता हूं या कोई मुझे सूचित करता है कि हाँ, या आप मान लीजिए कि आप कहते हैं, हाँ आनंद भाई मैं पटना आ रहा हूँ, मैं 5 दिन के लिए आपके घर आ सकता हूँ क्या? हम कहते हैं हाँ भाई ठीक है, आइए 5 दिन के लिए रुक जाइए, तब तो ठीक है। लेकिन अचानक आप एक दिन सुबह सुबह टपकें और कहें कि आनंद भाई ऐसा है कि भाई पटना में आ गया हूँ और मेरे पास कोई जाने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए चलिए अब मैं आपके ही कमरे में रह रहा हूँ। 1-2 दिन के लिए हो सकता है ये फिर भी चल जाए क्योंकि हम लोगों की जान पहचान है। लेकिन ये उचित तरीका नहीं होता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन वामपंथी बेचारा जो है ना, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता, उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सके, तो वो अवैध घुसपैठियों को जस्टिफाई करता रहता है। तो मम्मो जैसी फ़िल्मों का दौर आप देखेंगे, तो उस समय से ये जस्टिफाई होना शुरू हो गया था। इसीलिए भारत में जो सोच है, वामपंथी सोच जो है, जिसको बुद्धिजीवी कहते हैं, बुद्धूजीवी सॉरी, तो बुद्धूजीवी सोच जो है, उसकी जो जड़ में है कहीं न कहीं ये घुसा हुआ कि नहीं, अवैध घुसपैठिया भी जो है ना, वो भी तो इंसान ही है आखिर, उसके भी तो मानवाधिकार ही हैं आखिर। भाई तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया था, 1 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च है, सबके सब जो बता रहे हैं वापस आने के बाद, वो सबके सब बता रहे हैं कि इतनी ज़मीन बेच करके गए थे। साफ-साफ पता चल रहा है कि 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करके यहाँ से वो चले गए थे अमेरिका। 1 करोड़ रुपया था तुम्हारे पास और तुम कह रहे हो कि तुम भारत के किसी गांव में नहीं रह सकते। 1 करोड़ रुपया अगर बैंक में डाल दें ना, फिक्स डिपॉजिट में डाल दें, फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट में भी मत डालिए, आप उसको जनरल नॉर्मल डिपॉजिट में डाल दीजिए, तो भी 3.5 लाख रुपए का सालाना उससे आपको ब्याज मिलेगा। तो 3.5 लाख रुपए साल में तुम्हें मिल रहे हैं और उससे तुम्हारा गुजारा नहीं चल रहा, तुम ये कहना चाहते हो? गजब की यार सोच है। तुम गए थे इस लालच में कि तुम किसी और देश में जाओ और वहां पे ज्यादा कमा सको, उस 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल सको, और उसके लिए तुम एक जायज नाजायज तरीका सब इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। जी। और इसमें एक बड़ी मजेदार बात यह है कि ये उस देश के लोग कर रहे हैं जो खुद 5 करोड़ घुसपैठियों से पीड़ित हैं। मतलब हमारा देश तो खैर खाला का घर है, जिसको मन किया मुंह उठा के चला आया, 1200 वर्षों से यही है। विश्व का शायद एकमात्र देश होगा, मतलब इसे कंफर्म करना पड़ेगा, कुछ अविकसित जो अभी नए नए राष्ट्र बने हैं शायद वहां नहीं हो, लेकिन भारतवर्ष दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास नागरिकों का रजिस्टर नहीं है। और जब सरकार नागरिकों का रजिस्टर बनाने की बात करती है, एनआरसी की बात करती है, तो लोग यहां सड़कों पर उतर जाते हैं केवल बात करने मात्र से। और उसमें भी कौन लोग उतरते हैं? पूरी दिल्ली में वही जिन वही वही बांग्लादेशियों को वही इन लोगों ने उतारा है, और उनको समर्थन कौन देता है? दिल्ली का सुल्तान, कांग्रेसी और तमाम लोग। और 10 वर्षों से हमारी 56 इंच की सरकार क्या कर रही है, ये उनका ईश्वर जाने, क्योंकि अंडे दे रही है, उन्होंने अंडे दे रही है, अंडे दे रही है। फिलहाल अंडे दे ले पहले, उसके बाद बात करेंगे। 15-20 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है, लेकिन
भाई जहां करोड़ों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, रोहिंग्या घुसे हुए हैं, और वो घुसे नहीं हुए हैं, वो आपकी छाती पर चढ़े हुए हैं, आपके संसाधनों की लूट कर रहे हैं। क्योंकि 80 करोड़ नागरिकों को जो आप दावा करते हैं कि हम खाद्यान्न दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, कोविड के बाद से, उसमें तो 90% आबादी उन अवैध घुसपैठियों की होगी, अगर हम लूजली बोलें तो। और इस भयंकर वायरस से पीड़ित देश कल संसद में हंगामा इसके नेता कर रहे हैं कि हमारे लोगों को सेना के विमान से क्यों भेजा, हथकड़ी बेड़ी क्यों लगाई। अबे अवैध घुसपैठी हैं वो अमेरिका के, उनको हथकड़ी बेड़ी नहीं तो क्या मतलब माला लगा के भेजेगा क्या? सरकार ने विमान क्यों नहीं भेजा? कोलंबिया ने क्यों भेजेगी? ट्रंप, भाई जब तुम युद्ध क्षेत्र में फंसे थे तो चाहे यमन हो चाहे कहीं हो, उसको सरकार ने निकाला, राइट। लेकिन जब तुम अवैध तरीके से चोरी करके, डकैती करके कहीं जा रहे हो, अब कल को तुम कहोगे कि किसी रेपिस्ट को सजा हो रही है अमेरिका में, भारतीय है तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? और सबसे मजे की बात है कि ये लोग संसद में ये हंगामा कर रहे हैं, पूरी दुनिया को ये जता रहे हैं कि देखिए हम, हमारा देश मूल रूप से अनैतिक है, भ्रष्ट है, चोरों का साथ देने वाला है, घुसपैठियों की हम दलाली करते हैं, हम इतने महान देश हैं। और उसके बाद ये लाल टोपी वाले, काली टोपी वाले, आपके जैसे मफलर वाले पूछते हैं कि सरकार कर क्या रही है। मतलब ये कोई भगत सिंह है जो इनको माला पहनाई जाए या क्या की जाए? अबे हथकड़ी बेड़ी, इनको तो भारतवर्ष में सीधे छोड़ दिया गया, ये गलत है, क्योंकि इन्होंने भारतीय पासपोर्ट का अपमान किया है। इनमें से कई तो इस आधार पर गए हैं ना, और जो सिमरनजीत सिंह मान खालिस्तानी, उसने लिख कर दिया है ना कि इन लोगों को शरण की जरूरत है, इन लोगों को खालिस्तान के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। कमाल करते हो यार। और वो व्यक्ति हमारे यहाँ का सांसद है, माननीय सांसद, अभी है या नहीं लेकिन था, इतनी बड़ी पार्टी का नेता है, अकाली दल का। कमाल है। ये देश मतलब चल कैसे रहा है। मेरा एक अमेरिकी दोस्त था, आज से 20 साल पहले उसने ये बात कही थी मुझे, जेएनयू में पढ़ाई लिखाई के दिनों में। उसने कहा था कि ब्रो, तुम्हारी कंट्री में आके मैं तो एथिस्ट था, लेकिन अब मैं थीस्ट बन गया। यानी नास्तिक था, आस्तिक बन गया, क्योंकि तुम्हारे देश में कोई सरकार वरकार तो नहीं चला रही है ब्रो। ये केवल और केवल भगवान का करिश्मा हो सकता है, तुम्हारा नहीं, देश वैसे नहीं चल सकता है। ये भगवान का करिश्मा वाला जो है ना, ये काफी पहले यक्ष प्रश्न अगर आप देखेंगे तो यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर से यक्ष पूछ चुका होता है कि ये संसार टिका हुआ कैसे है। तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल काफी पहले यक्ष प्रश्न में पूछा गया था कि आखिर ये टिका हुआ कैसे, ये आसमान नीचे क्यों नहीं आ जाता, धरती पर क्यों नहीं गिर पड़ता, किस चीज पे टिका हुआ है। तो ये सवाल जो है ये काफी पहले से है। तो ये विचित्र सवाल जो है वो लगता है, लेकिन आप खुद ही सोच करके देखिए ये कैसी विचित्र बात है, कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, अब इसलिए हम कहें कि भाई मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई क्योंकि मेरा भाई जो था वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया और पुलिस उसे हथकड़ी बांध कर थाने ले गई। अरे यार, चोरी करते हुए पकड़े जाओगे तो हथकड़ी लगा के थाने लगाएंगे, ले ही जाएंगे, क्यों नहीं ले जाएंगे हथकड़ी लगा के थाने। और पब्लिक पीटेगी भी, पब्लिक ने तुम्हें कूटा नहीं है पटक पटक के, इसका एहसान मानो। मतलब बुद्धि की बलिहारी है। 1 करोड़ रुपया है तुम्हारे पास यार, 1 करोड़ रुपया होने पर तो अगर मतलब मेरे जैसे किसी एकदम कम फाइनेंस जानने वाले आदमी से भी आप पूछें तो वो भी आपको ये बता देगा कि ऐसा करो, 1 करोड़ रुपया उठा करके एफडी में डाल दो, फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, 7-7.5 लाख रुपए का जो उसमें इंटरेस्ट आएगा हर साल, वो अपने नॉर्मल अकाउंट में ट्रांसफर करवा लो, और उससे तुम्हारा जीवन यापन जो है बिल्कुल आराम से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए ये जो चोरी को, छिनरई को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है, वो केवल इस एक केस में नहीं है, कहीं भी देखिए हमारे देश के। अच्छा, हमारे नेता कौन लोग हैं? चोर बनोल,
अपहरणकर्ता, दागी। सिर्फ नेता की बात नहीं है, सिर्फ नेता की बात नहीं है। इसको ऐसे देखिए, अगर आप कहेंगे पत्रकारों से, अभी जैसे कि यूएस एड वाला मामला आया, तो अभी ये स्पष्ट हो गया है कि यूएस एड अकेले 6,200 के लगभग पत्रकारों को फंड कर रहा था, 707 न्यूज एजेंसियों को फंड कर रहा था, 279 करीब करीब 280 कह लीजिए सीधे सीधे 280 जो मीडिया रिलेटेड हाउसेज हैं, जैसे कि आपका ऑल्ट न्यूज हो गया, जैसे कि आपका ये कारवान चलाने वाली जो संस्थाएं होती हैं वो हो गई, तो इनको फंड कर रहा था। करीब करीब 280 ऐसी संस्थाएं होती हैं। तो इसका मतलब आप खुद जोड़ करके देखिए कि भारत में कितने पत्रकार होंगे जिनको ये लोग फंड कर रहे थे। अब अगर हम कह दें कि भारत के पत्रकार जो है उसमें से एक बड़ा वर्ग है जो कि विदेशी फंड पर पलता है, तुरंत सारे पत्रकार बोलना शुरू करेंगे, नहीं नहीं सारे पत्रकार ऐसे नहीं है, कुछ एक सड़ी हुई मछलियों की वजह से ना पूरे तालाब में गंदगी फैली हुई है। आप कह दीजिए पुलिस व्यवस्था भ्रष्ट है, तुरंत पुलिसकर्मी तुरंत आपको बोलेगा नहीं नहीं सारे पुलिसकर्मी ऐसे नहीं है, ये तो 2-4 भ्रष्ट है ना उनकी वजह से। आईएएस अफसर के लिए कह दीजिए कि भैया यहाँ जो बिहार में हंस साहब थे वो तो बिजली का मीटर लगाने के बदले मर्सिडीज कार गिफ्ट में ले रहे थे, तुरंत सारे आईएएस अफसर आपको कहेंगे नहीं नहीं सारे आईएएस अफसर नहीं, मुझे 1-2 भ्रष्ट है ना उनकी वजह से। नेता से कहिए, नेता भी यही जवाब दे, मतलब जिससे आप कहिए वो यही कहेगा कि 1-2 ऐसे हैं, 1-2 ऐसे हैं। असल में 1-2 ऐसे नहीं है, असल में समस्या ये है कि 90% से ऊपर लोग ऐसे ही हैं, जो ईमानदार लोग हैं ना वो एक्सेप्शनल है। तो सिर्फ जो 2-4 ईमानदार शब्द 10% लोग पर हैं, ईमानदार शब्द पर मेरी कड़ी आपत्ति दर्ज की जाए, क्योंकि ईमानदार का मतलब निष्ठावान, आपको तो पता है, आपको तो पता है। निष्ठावान, निष्ठावान कह लीजिए कि निष्ठावान मैं और लोग जो आप है वो कम है ना। मैं और आप ईमानदार कभी नहीं हो सकते, और दर्शकों आप भी जान लीजिए कि आप भी अगर हिंदू हैं तो ईमानदार नहीं हो सकते। ईमानदार का सीधा हिंदू मतलब क्या होता मतलब, है, अगर अगर आप मुसलमान नहीं है तो आप ईमानदार नहीं हो सकते। एग्जैक्टली क्योंकि अगर ईमानदार हैं आप तो इसका मतलब है ईमान लाना, और ईमान लाना मतलब उस अल्लाह मियाँ को पूजना या जो भी करना, वॉट एवर जो मुसलमान लोग करते हैं, तो ईमानदार शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। बहरहाल आनंद जी, एक कमाल की बात और भी है जो मैंने गौर की है। मैंने आज तक किसी को नहीं कहते सुना कि मेरा बाप घूस लेता है या मेरा भाई लेता है या मेरा मामा लेता है। जितने भी मैं अपनी जिंदगी में मान लीजिए कि मतलब चूंकि मेरा सर्कल थोड़ा बड़ा रहा है तो 10,000 लोगों से मिला होऊंगा अब तक के अपने जीवन में, 1-to-1 या जो भी दोस्ती यारी वगैरह वगैरह करके, मतलब शुरू से लेके अभी तक का मेरा जो जीवन है, मान लीजिए 10,000 नहीं 5,000 मान लीजिए। 5,000 लोगों ने कहा है कि उनके परिवार में तो सत्यनिष्ठा और मतलब पहले देशभक्ति की हरिश्चंद हुए थे और हरिश्चंद के बाद सीधे उनकी पीढ़ी हुई है, उनकी पीढ़ी बीच में हुई, कोई और गैप नहीं है कोई बीच नहीं में। हुआ। और उसके साथ साथ उन लोगों ने देश के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या कस्में नहीं खाई और क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी। मैं इसको सोच के ये चक्कर में पड़ता हूं कि जब इस देश में हर एक व्यक्ति भगत सिंह ही है तो इतने घोटाले कहां से हो रहे हैं, इतनी खराब सड़कें क्यों हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में क्यों नहीं काम करते हैं, टीचर्स बिना गए हुए पैसा क्यों लेते हैं, एमडीएम में बच्चों को सड़ा हुआ खाना खिला के हेडमास्टर साहब अट्टालिका क्यों पीट लेते हैं। ये सब कुछ हो रहा है और अब तो इस पर किसी को कोई ये भी नहीं होता, आश्चर्य भी नहीं होता। अगर आप 100 करोड़ के घोटाले की बात करें, मीडिया हाउसेज का ये हाल है कि अगर आप कहें कि 50 करोड़ का घोटाला है रिपोर्ट करना है यार, क्या 50 करोड़, 50 करोड़ का कोई घोटाला होता है जी, छोड़ो यार। अगर आप कहें कि फलानी जगह के वाइस चांसलर ने फलाने फलाने से नियुक्तियों में धांधली की है, ये की है, वो की है, इस पर एक रिपोर्ट छपनी चाहिए। नहीं यार, कौन वाइस चांसलर नहीं करता है ऐसे, सब करते हैं पांच यार, पांच सात कौन नियुक्ति हो प्रोफेसर। गई तो हो गई, हमने क्या दिक्कत। हमने दोगलई को, भ्रष्टाचार को अपने जीवन में इस कदर उतारा है कि अगर भगवान आज आ जाएं धरती पर तो भाग जाएंगे भारतीयों को देख करके। हर एक जगह आप अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे, आपको प्रोटोकॉल चाहिए,
आप सामान्य तरीके से नहीं करेंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि वीआईपी दर्शन क्यों होता है। आप अपनी गाड़ी पर वीआईपी लिखवा लेंगे, आप अपनी गाड़ी पर प्रेस लिखवा लेंगे। मुझे याद है मेरी एक दोस्त अपनी साइकिल पर प्रेस का स्टिकर लगा के चलती थी, साइकिल पर साहब। उस समय उसकी औकात नहीं थी कि वो 2 पहिया या 4 पहिया कोई वाहन खरीद ले स्वचालित, तो साइकिल पर चलाती थी। ये कौन, ये 1200 वर्षों की गलाजत ने हम लोगों के जीवन में क्या घोल दिया है भाई, और इसका उपाय किसी भी क्या है? इसका ये उदाहरण आप देख लीजिए बड़े आराम से कि किसी भी गाड़ी पर जो प्रेस लिखा होता है, जो वकील का साइन बना होता है, वो क्यों बना होता है, क्या फायदा है उसका? डॉक्टर का साइन बना हुआ है या पुलिस का साइन अगर बना हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर और पुलिस ये दो ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि भैया सड़क पे कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत आपको आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाएगा जो इस तरह की स्थिति से निपटने की थोड़ी क्षमता रखता है, थोड़ी ट्रेनिंग रखता है, कुछ प्रशिक्षण उसने लिया हुआ है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो। प्रेस जो लिखा होता है किसी भी गाड़ी पर, वो क्यों लिखा होता है? किसी भी गाड़ी पर प्रेस क्यों लिखा होता है, क्यों लिखा होना चाहिए? मैं एक बताऊंगा, ही अलाउ मी कारण, टू टेल, एक ही अलाउ कारण मी टू होता है, टेल। लाल 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 बत्ती पार करनी होती है ना, तो उस समय कोई रोकता नहीं। इसके अलावा और कोई मुझे कारण नहीं। मुझे मुझे बताने दीजिए, लेट मी अलाउ, दिस इज माय पेशा, सो आई विल टेल यू। ओके, प्रेस इसलिए लिखा होता है कि आप लाल बत्ती क्रॉस करें, आप हेलमेट न लगाएं, अगर 2 पहिया पर हैं, 4 पहिया पर हैं तो आप ये सीट न बेल्ट ना लगाएं, लगाए। सीट बेल्ट सीट न बेल्ट। लगाएं। आपके पास गाड़ी के कागज हैं या नहीं है, आप इसकी परवाह नहीं करें। आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, मतलब जितने भी कानून हैं आप उनकी धज्जियां उड़ा सकें। या फिर आप अगर पत्रकार हैं तो आपके परिवार में कहा जाएगा, है एगो रेलवे टिकट तो वही नहीं रहा, कथी के पत्रकार हो, अब लीजिए। मतलब आप पत्रकार बने हैं रेलवे टिकट कंफर्म कराने के लिए। यहां से शुरुआत होती है, परिवार से शुरुआत होती है, हर एक जगह से शुरुआत होती है। आप परिवार में देखिए, आपको भ्रष्ट बनाने की तकनीक वहीं से शुरू होती है। और ये इस कदर छाया हुआ है, कोई सरकारी नौकर बनता है और अगर उसका बाप सरकारी नौकर है तो वो उसको कहता है कहां ज्वाइनिंग हुई है, आह वो तो ड्राई है, वो तो सूखा है। मतलब मतलब यह कि वहां 2 नंबर की कमाई नहीं है, 2 नंबर की कमाई। और हमारे कालजयी उपन्यासकार, कहानीकार, महान मार्क्सवादी श्रीमान मुंशी प्रेमचंद जी लिख गए कि भाई ऊपरी आय क्या तो होता है फलाने का, और वो तो पूर्णिमा का चांद होता है वेतन का। वेतन को उन्होंने पूर्णिमा का चांद बताया जो घटते घटते धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। और ऊपरी आमदनी नदी का वो स्रोत है जो लगातार बहती रहती है, नमक का लगातार दरोगा बहता रहता है। कहानी में। नमक का दारोगा। मतलब पूरा हमारा जो राष्ट्रीय चरित्र है, और खास तौर से 1947 के बाद हम लोगों ने, हमारे नेता अगर वीआईपी नहीं है तो हम उनको भाव नहीं देंगे। कोई बॉलीवुड का एक्टर अगर किसी के साथ आके जगह दे देता है तो उसकी अगले दिन हम लोग ऐसी तारीफ करते हैं, वाओ सो जेंटलमैन। अरे क्या कर लिया है हमने? अगर कोई महिला आ रही है और हमने उसके लिए दरवाजा खोल दिया तो इसको मतलब अगले दिन छापने की जरूरत है क्या? लेकिन इतने सब के बावजूद कहना यही है कि भारत सरकार को उन अपराधियों को तत्काल जेल में बंद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारतीय गणराज्य को शर्मसार किया है, उन्होंने यहाँ के पासपोर्ट को जलील किया है, उन्होंने अशोक स्तंभ को गाली दी है। इसलिए विपक्ष चाहे कितना भी रोना रोए, अगर इस 56 इंची सरकार में थोड़ा भी दम है तथाकथित 56, तथाकथित तो ये 56 इंची तथा कथित, तो ये जितने लोग वापस किए गए हैं इन सबको तत्काल तिहाड़ में डाल दिया जाए और एक नजीर दी जाए। हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम भारतवासी हैं और हम लोगों को कीचड़ में लेटने में बहुत मजा आता है। हम लोग सुअर हैं, है ना आनंद जी? नहीं, दरभंगा तो सुअरों के लिए विख्यात है ना। दरभंगा में तो हम कहते ही हैं कि किसी भी सड़क पर चले जाइए, बाकी कुछ दिखे या ना दिखे, सड़क खुद मौजूद हो कि ना हो, सुअर जरूर मौजूद होता है और लौट रहा होता राइट। है।
मैं इसको दरभंगा से लेके पूरे दमन दीव दरभंगा और है पूरे भारत। सिर्फ, अरे सिर्फ दरभंगा क्यों, दरभंगा से आप पड़ोसी जिले में चले जाइए, मधुबनी बगल में होता है। जैसे ही कार से अगर आप जा रहे हैं या सड़क मार्ग से अगर आप जा रहे हैं, तो जैसे ही आप दरभंगा से मधुबनी में इंटर करेंगे, तो मधुबनी में जहां से आप इंटर करते हैं, पक्का वहीं पर आपको डीएम का आवास, उसके ठीक सामने में जो सदर, क्या कहते हैं उसको, सिविल सर्जन, उनका आवास जो है वो दिख जाएगा। तो वो जगह जो है पूरी, अब एक साइड डीएम रह रहे हैं, एक साइड जो है सिविल सर्जन जो है वो रह रहे हैं, एसपी साहब का वहीं पे मकान है, और वो जो बीच की सड़क है, वो सड़क जो है वो कभी कभी नजर आती है बिल्कुल पूर्णिमा के चांद की तरह। बाकी समय वो पानी में डूबी होती है, नाली के पानी में, और उसमें सुअर ही लौट रहे होते हैं। तो किसी शहर में घुसते ही अगर आपको सुअरों के दर्शन करने हैं, तो वो बगल का जिला आपका मधुबनी है। और ये कोई और एक दो जिले की दरभंगा बात नहीं है। दरभंगा मधुबनी को छोड़िए महाराज, पूरे पटना का यही हाल है। पूरे पटना में तो मेरे एक मित्र आ गए थे और उन्होंने कहा कि यार बहुत गंदा है शहर। हमने पूछा उनसे, कहाँ गंदा दिख रहा है तुम्हें? अब समस्या क्या थी कि रहते रहते मेरी आदत पड़ गई है, नहीं दिखाई देता कि गंदा है। फिर जब उनके साथ कहीं कहीं निकले, और फिर जब एक बार चूंकि वो टोक चुके थे, तो फिर जब तुलना की कि बाकी जो दूसरे जगहों पर रह चुके हैं जहां पर, वहां पर कैसी व्यवस्था रहती है, तो याद आया कि यार सही में बाकी जगहों पर से जब फ्लाईओवर वगैरह बन रहा होता था, तो नीचे ऐसे पानी लगा हुआ हो और नाली जैसा बह रहा हो पानी पूरा, ऐसा नहीं होता था। जो वहां निर्माण कार्य करवा रहा होता था उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो ये जो हरे रंग आप का फिर एक शीट वगैरह होता है वो सब लगाए। ये आप फिर एक बिहार आते ही वो नया लोग भूल जाते हैं। मतलब, कब तक मैं मतलब इस वीडियो को बढ़ाऊंगा भाई। आप देखिए फिर एक नया विषय दे रहे हैं, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में बिहार का कुछ अलग ही हाल है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो खुद खुद सिविल इंजीनियर हैं, इंजीनियर। वो सिविल इंजीनियर हैं। तो आपको पूरे भारत में जो चीज नहीं दिखेगी वो पटना में दिखेगी, कि एक ही फ्लाईओवर पर दाहिने से भी गाड़ी आएगी और बाएं से भी गाड़ी आएगी। ये अद्भुत व्यवस्था है। अच्छा, फ्लाईओवर से जस्ट जब आप नीचे बस उतर रहे होंगे तो वहां एक स्तंभ बना दिया गया है बीच में, पता नहीं क्यों, उसका राज मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन पटना के किसी भी फ्लाईओवर पर आप जाइए, एन शुरुआत पर ही एक स्तंभ है, और वो यह सुनिश्चित करता है कि दुर्घटनाएं हों, क्योंकि पटना में किसी को गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है। पटना क्या, पूरे भारत में नहीं है। मैं 19 राज्यों में रहा हूं और मैं ये एकदम दावे से कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के एक आध राज्य छोड़ दें और आप किसी का भी व्हीकुलर टेस्ट ले लें कि इसको देना है हमें लाइसेंस, और वो फेल होगा, बिल्कुल फेल होगा, क्योंकि किसी को चलाना है। और जो रेगुलर सुगर बाड़े की रेगुलर बात, टेस्ट के दे दें। आप बताइए, आप अपने पड़ोस में, अपने जितना आपका पूरा मोहल्ला है ना, उस पूरे मोहल्ले में जा करके पूछ लीजिए हर एक घर में किस किस के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। आप पूछ करके ये दिखा दीजिए कि किस किस ने ड्राइविंग टेस्ट एक्चुअली दिया है। मेरे किसी नौ ने भाई नहीं। बहनों का मेरे 9 भाई बहनों का ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो मैंने ही बनवाया है, मतलब साथ में जा करके फॉर्म भरवाने से लेकर के बाकी सारी प्रक्रिया जो होती है वो पूरी करवाने तक की। सिर्फ एक है जिसने की ड्राइविंग टेस्ट दिया है। वो भी क्यों दिया है? तो उसे शौक था कि हाँ नहीं, हमको खुद चला करके और ड्राइविंग टेस्ट दे के देखना है कि ड्राइविंग टेस्ट होता कैसा है। उससे पहले तक हमने कभी नहीं देखा था कि कोई ड्राइविंग टेस्ट होता है या ड्राइविंग टेस्ट कहाँ होता है, कुछ नहीं पता था। जी, और इसीलिए होता ही आपने नहीं था। जिस सुअर बारे को बिहार तक महदूद रखा है, बिहार के 2-3 जिलों तक, मैं उसको पूरे देश में, और दर्शकों सचमुच, हम लोगों ने बीच में हंसी मजाक की बातें की, लेकिन सचमुच आप सोचिएगा कि ये कितनी दुखद स्थिति है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर चोरी को, छिनरैती को, इन सब चीजों को ग्लैमराइज कर या रहे बल्कि हैं। बल्कि आप कमेंट में पूछ लीजिए ना, कमेंट में नीचे लोगों से पूछ लीजिए कि भ्रष्टाचार जो शुरू होता है, कौन भ्रष्टाचारी नहीं है? बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए हुए अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आपने गलत तरीके से ही लिया है। आपको भी पता है कि आपने रिश्वत दी है और किसी ना किसी ने रिश्वत ली होगी। तो वो जो आरटीओ का अधिकारी मध्य प्रदेश का पकड़ा जाता है, एक बीच में कोई पकड़ा गया था जिसके घर में से करोड़ रुपए निकले थे, तो नीचे के स्तर का आरटीओ का अधिकारी, उसके घर में वो जो करोड़ रुपए हैं वो उसी 2-2 हजार रुपए में से आए होंगे ना, जो हम लोगों ने रिश्वत में दिए थे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बिल्कुल। लिए। इसलिए
इसलिए दर्शकों सोचिएगा जरूर, विचारिएगा जरूर। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि मैं रन टू द मिल का हिस्सा बनने नहीं आया हूं। यूट्यूब पर बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है अपने अतिथियों के साथ कि कुछ भी, अगर 2 लोग भी इस वीडियो को सोचकर, सुनकर उनको अच्छा लगता है तो मेरी कोशिश सफल होगी। इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर कोई विषय लेकर हाजिर होंगे। आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, व्यालोक वाणी को आप जिस तरह से अपना प्रेम और स्नेह देते रहे हैं, प्लीज देते रहें। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं आपको वादा करता हूं कि अब से रेगुलर आपको व्यालोक वाणी के कार्यक्रम मिलते रहेंगे। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो भूख है व्यालोक वाणी के प्रति, वह पूरी होती रहेगी। जय सिया राम। जय श्री राम।